अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग 2022 का जो पेपर है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का, जिसका कोड CC112 है, उसको सॉल्व करके देखेंगे कंप्लीट पेपर को कि ये इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, और आपको 60 जो मार्क्स हैं वो उसका पेपर एक सॉल्व करना होगा। इसमें 30-30 मार्क्स के 2 पोर्शन बन सकते हैं, 30 मार्क्स एंड 10-10 मार्क्स के आपके पास जो है वो बाकी 3 सब पोर्शन बन सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ेकार से आप इसको डील कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट पोर्शन है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास 6x5 के ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, ये एक PDF फाइल है जिसमें 2022 का एक पास्ट पेपर जो है वो प्रोवाइड किया गया। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा PDF फाइल का, या वहाँ से ले सकते हैं। मोरओवर जितनी फाइल्स हम यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे वो फाइल्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास पार्ट 1 आता है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड व्हाट विल बी द प्रिंटेड टू द कंसोल व्हेन द सेकंड आइटरेशन ऑफ द फॉर लूप रन्स। हमारे केस में ये जो प्रोग्राम है ये दिया गया है हमारे पास, हैश इंक्लूड stdio.h स्ट्रिंग्स को डील करता है, डिस्प्ले करवाता है कुछ स्क्रीन पे मेथड, कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, अगर आप इसके आउटपुट ठीक लिखते हैं तो वो आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसके मिल जाएंगे। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसके आउटपुट क्या आएगी, उसके लिए मैंने ये पहले से इनको टाइप करके रखा है ताकि हम इनको आसानी से डिस्कस कर सकें और इनकी टाइपिंग पे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इनको डिस्कस करने से पहले कि ये आउटपुट ऐसी क्यों आई है, ज़रा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट आएगी क्या। हाँ जी, 15, 14, 13, 12 एंड 11। अब डिस्कस करते हैं कि ये आउटपुट ऐसी आई क्यों। तो जो यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड यूज़ किया गया है जिसका नाम है डिस्प्ले, जिसकी रिटर्न टाइप है वाइड। इट मीन्स कि वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, एक सिंगल इंटीजर टाइप का पैरामीटर रिसीव करता है और करता क्या उसके बाद उसकी वैल्यू 3 से डिक्रीमेंट कर देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लिखें v इज इक्वल टू v-3, इन दोनों का मतलब सेम। ठीक है, तो ये उसकी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखी गई है v-3। आप मेन फंक्शन में स्टार्ट करते हैं 15 से, while v is less than 20 and v is greater than 10, यानी कि वो 10 से इंक्रीज होती रहेगी और वो देखेगा कि वो 20 से छोटी है या नहीं। एंड ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो while में ये कंडीशन ऑब्जर्व की जाएगी, डिस्प्ले का मेथड कॉल किया जाएगा जो क्या करेगा, पास की गई वैल्यू जो कि v की वैल्यू है उसको 3 से डिक्रीमेंट करेगा और क्या करेगा, वैल्यूज सिंपली जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपडेटेड वैल्यूज। यहाँ पे हम printf एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। printf फंक्शन क्या करता है, सिंपली स्पेसिफिक जो v की वैल्यू है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे 15 सेट की है, इसको क्या कर देता है, पोस्ट ऑर्डर में डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक है, इसमें पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज़ की गई है डिक्रीमेंट के लिए। और उसके बाद ये सेकंड एक printf स्टेटमेंट कॉमा सेपरेट से लगाया गया, आप यहाँ पे भी लगा लेते इसके साथ तो काम चल जाता। मैंने एज इट इज़ टाइप कर रखा है जैसे आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट बताई गई है। तब होगा क्या, आपके पास जैसे ही मेन मेथड, कोई भी प्रोग्राम उसकी एग्जीक्यूशन उसके मेन मेथड से स्टार्ट होती है, तो मेन मेथड स्टार्ट होगा, यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। वो देखेगा v की वैल्यू 15 है, देखेगा 15 जो है यानी कि v की जो वैल्यू है वो लेस देन 20 है, ट्रू हो गया। v की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ट्रू हो गया। तो इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये फंक्शन जो कि एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है v, तो v की वैल्यू क्या पास होगी, 15। तो एक इंटीजर वैल्यू 15 ये रिसीव करेगा, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो 3 से डिक्रीमेंट करनी है। इसके बाद देखिएगा हमारे पास आउटपुट आती है 15, 14, 13, 12 एंड 11। अब हो क्या रहा है हमारे केस में, जब हम v की वैल्यू को प्रिंट कर चुके होंगे तो नेक्स्ट टाइम पे ये क्या करेगा,
उसमें डिक्रीमेंट करेगा, वैल्यू डिक्रीज करेगा, v माइनस माइनस जो है। दोबारा से इसी तरीकेकार से वाइल लूप फिर से कॉल की जाएगी। अब हमारे केस में जो v की वैल्यू है वो 15 के बजाय क्या हो चुकी है, डिक्रीज होके 14 हो चुकी है। तो ये दोबारा से चेक करेगा 14 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे देखेगा 14 इज ग्रेटर देन 10, अगेन कंडीशन ट्रू। तो ट्रू प्लस ट्रू मीन्स ट्रू। तो यहाँ पे ये दोबारा से फंक्शन को कॉल करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को, जो क्या करेगा, दोबारा से अपने वही ऑपरेशन जिसके लिए इसको डिफाइन किया गया उसको फिर से ऑपरेट करेगा और हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, 15, 14, 13, 12 एंड 11। तो ये हमारे केस में 15, 14, 13, 12 एंड 11। उसके बाद हमारी ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी, हमारे पास फर्दर मूव नहीं करेगा। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जरा मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। यहाँ पे इवेल्युएट का नाम नहीं लिया गया, यहाँ पे जिक्र किया गया कि फॉर लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो इसको मैंने पहले से टाइप करके रखा है टाइम बचाने के लिए। ज़रा यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है कि हमने एक वेरिएबल आई जिसकी इनिशियल वैल्यू 4 सेट कर रखी है। फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि जी आप जो सिंटेक्स है फॉर लूप का वो ये है कि स्टार्टिंग पे आप इसकी एक इनिशियल वैल्यू देते हैं, फिर सेमीकोलन के बाद एक कंडीशन आ जाती है और फिर लास्ट पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर भी किया जा सकता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, इनिशियलाइज इन पैरेंथेसिस के अंदर भी किया जा सकता है, बाहर भी किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। अब होगा क्या, फॉर लूप स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे वो चेक करेगा आई इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2। तो वो क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट। इसको एक दफ़ा रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब उसने एक दफ़ा प्रिंट करवा लिया, फॉर लूप दोबारा से फिर से ये चेक करेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुई, आई की वैल्यू अभी भी 4 ही है। यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यूज हैं वो मिस हैं। आप जरा स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया जा रहा। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू स्टिल 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 1। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 4 की वैल्यू हमेशा जो 4 है वो 1 से बड़ा ही होता है। तो फिर से इसको प्रिंट कर देगा और ये काम इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स द फॉर लूप इन द फॉलोइंग प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। तो आंसर इज इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो बताता है, कहता है सपोज यू हैव द फॉलोइंग अरे इंट अरे 2D, इसका नाम है ये ARR2D 4x2 की एक मैट्रिक्स है, ये एक अरे है, 2 डायमेंशनल अरे जिसको यूज़ किया जा रहा है। तो अब हमसे कहा गया कि इसकी आप आउटपुट जो है वो प्रेडिक्ट करें। यहाँ पे इसकी 4 नंबर ऑफ रोज होंगी और हर एक रो में 2 कॉलम्स यूज़ किए जाएंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो है 22, 13, 11, 2। तो मैंने पहले से इसको टाइप करके रखा है, यहाँ पे वापस मूव करते हैं। देखिएगा यहाँ पे है एक 2 डायमेंशनल अरे 4x2 की। तो अगर हम इसको देखें, 4 रोज हैं जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, तो पहली रो ये आ जाएगी, दूसरी रो ये आ जाएगी। क्योंकि आपने इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं डिफाइन किए हैं, तो उसके लिए बाकी सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं इस अरे के वो 0 से नल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिए जाएँ। अभी हमें देखना है कि हम स्पेसिफिक अरे में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यू प्रिंट करवाएगी ये प्रिंट अप स्टेटमेंट। तो उसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। हमारे अकॉर्डिंग इसमें 2 प्रिंट होना चाहिए। इसको एक दफ़ा मैं रन करता हूँ, तो इसमें 2 प्रिंट हो रहा है। अब ये 2 कैसे प्रिंट हो रहा है, देखें। हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास अरे के फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गई इसकी 0th रो, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये आ जाएगी 0th रो, क्योंकि 2 कॉलम्स की एक रो बनेगी। तो ये 0th रो, ये आ जाएगी फर्स्ट रो।
फर्स्ट रो आ गई, फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये 0th कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। तो हमारे केस में क्या प्रिंट हो रहा है, 2, जो कि स्क्रीन के ऊपर अभी हमें नज़र आया। इसको रन करके दोबारा देखते हैं, हमें 2 नज़र आ जाएगा। तो आप आउटपुट पे क्या मेंशन कर देंगे कि जी इस स्पेसिफिक प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, 2, एक लाइन में डिस्क्राइब कर दें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं जी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ये थोड़ा सा समझने वाला है, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है जो फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड है। मैं ज़रा इसको दोबारा से आपको आईडी पे लेके जाता हूँ। प्रोग्राम मैंने पहले से टाइप करके रखा है टाइम बचाने के लिए। तो प्रोग्राम में बताता है #include stdio.h, तो स्ट्रिंग्स को डील कर रहा है ये string.h, जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड की गई है यहाँ पे। मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिफाइन कर रखा है जो कि इन stdio.h में पहले से डिफाइंड है। अब होगा क्या, आपने करेक्टर टाइप की एक अरे जिसका नाम C है, जिसका जो साइज है वो 100 है, वो डिफाइन की है। आप एक फाइल को ओपन करते हैं इन राइटिंग मोड, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये नई फाइल बना देगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको वो सिंपली राइटिंग मोड में ओपन कर देगा। अब fprintf फंक्शन क्या करता है, इसी फाइल पॉइंटर को यूज़ करता है और उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या डबल कोटेशन में लिखना चाह रहे हैं वो जो है वो राइट कर देगा। आप ये स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये डील कर रहा हूँ कि पेपर में जो स्टेटमेंट आई है वो किस तरीके कार से। तो ये लाइन क्या करती है कि ये स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जी दिल्लिस उर्तुगल इज़ अ तुर्किश हिस्टोरिकल फिक्शन, ये एज इट इज़ उस टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख देगा और उस फाइल को क्लोज कर देगा। अब फाइल को क्लोज करने के बाद जब लाइन नंबर 9 पे पहुंचेगा तो यही टेक्स्ट फाइल दोबारा से ओपन की जाएगी, लेकिन इस दफ़ा रीड मोड में ओपन की जाएगी, यानी वो राइट नहीं करेंगे, अब रीड करेंगे। इसके बाद क्या होगा, fseek फंक्शन यूज़ किया जाएगा। ये 3 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फाइल का पॉइंटर जिसको यूज़ किया जा रहा है फाइल को रीड करने के लिए, उसके बाद उसकी ऑफसेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, कि कितने नंबर ऑफ बाइट का ऑफसेट पोजीशंस ली जाएंगी स्किप करने के लिए, आप लोग बेसिकली दरमियान में गैप कितना ला रहे हैं। और सीक सेट क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे आपके पॉइंटर को रीडायरेक्ट करता है कि आप यहाँ पे पहुँचें। अब थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश करें, होगा क्या, जब यहाँ तक पहुँचेगा फाइल ओपन हो जाएगी, fseek वाला जो फंक्शन है वो इस स्पेसिफिक पॉइंटर को 3 ऑफसेट्स दे के स्टार्टिंग पे ले जाएगा, यानी कि हमारे पास जब ये फाइल ओपन होगी तो कर्सर यहाँ पे होगा, ये 3 पोजीशन स्किप करवाएगा और यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। अब यहाँ से रीड करके स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को रीड करना शुरू करेगा जो कि हमारे पास यहाँ पे इस अरे में सेव की गई है C नाम से, करेक्टर टाइप के एक अरे में, और उसके बाद उसको क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता जाएगा। अब ये कहाँ तक प्रिंट करवाएगा, मीन्स के 3 को स्किप करने के बाद, 3 बाइट्स को स्किप करने के बाद आप जानते हैं कि एक सिंगल करेक्टर एक बाइट मेमोरी यानी 8 बिट्स लेता है कंप्यूटर में सेव होने के लिए। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 जो है वो ऑफसेट के बाद चौथी पोजीशन से ILIS यहाँ से ये स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक स्टार्ट करेगा, जहाँ यहाँ ये रीड कहाँ तक करता जाएगा, जहाँ तक उसको ये फर्स्ट जो है वो वाइट स्पेस एनकाउंटर होती है वहाँ तक ये चलता जाएगा। यानी कि हमें आउटपुट क्या नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे नज़र आनी चाहिए ILIS। इसको एक दफ़ा रन करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है ILIS। इस बात को देखने के लिए कि क्या वाकई ही ये वाइट स्पेस तक प्रिंट करवाता है, नहीं तो हम दरमियान से एक स्पेस ख़त्म करते हैं। तो अब इसको क्या करना चाहिए, इस पोजीशन से लेके यहाँ तक प्रिंट करना चाहिए। तो इसको दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं। अब वो अगेन 3 के ऑफसेट के बाद यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जहाँ पे उसको फर्स्ट वाइट स्पेस एनकाउंटर हो रही है वहाँ तक इसको रीड करता जा रहा है। ठीक है, होपफुली ये समझ आ गई। तो आप आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखेंगे, किसकी आउटपुट क्या आएगी, ILIS। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये बताता है, कहते हैं जी आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की। तो ये अगेन हम स्टार्टिंग पे जो बातें कर रहे थे कि हमारे पास इन प्रोग्राम्स की आउटपुट को ही डील करना है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट हमें बतानी है। मैं दोबारा से आईडी पे मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमें बता रहा है कि ये एक 2 डायमेंशनल अरे है जिसका नाम है ARRA।
2x4 की है, तो इट मीन कि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर ऑफ रोज यूज़ की जाएंगी और 4 नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये एक फर्स्ट रो आ जाएगी, ये एक सेकंड रो आ जाएगी और हर एक रो में 4 कॉलम्स होंगे। हमें इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए स्क्रीन पे आउटपुट क्या प्रिंट होगी वो बतानी है। तो थोड़ा सा ज़रा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। हम लोगों ने प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का जिक्र किया था। अगर हमारे पास हमारा ऑपरेटर जो कि यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो स्पेसिफिक ऑपरेंड के बाद में आता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक पोस्ट फिक्स नोटेशन है। और पोस्ट फिक्स नोटेशन में स्पेसिफिक ऑपरेंड की वैल्यू इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अब होगा क्या, हमारे केस में यहाँ पे एक अरे है 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो 2 डायमेंशनल अरे है, 2 रोज हैं और 4 कॉलम है। इसको समझने के लिए यानी कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर ले, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको, यानी कि मैं यहाँ पे अगर एक 2 डायमेंशनल अरे बनाऊँ तो आप इसको कुछ ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस अरे को। ठीक है, इसका मतलब सेम है जैसे हमारे पास पहली अरे थी, इसका मतलब भी सेम है। प्रोग्राम क्योंकि स्टेटमेंट वैसी थी, आप उसको वैसे ही कंसीडर करें जैसे ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। अभी जस्ट समझाने के लिए ताकि आपको पता चले कि ये 2x4 की मैट्रिक्स कैसे है। तो ये 2 रोज हैं और 4 कॉलम है, हमें प्रिंट करवाना है अरे ऑफ दिस रो एंड दिस कॉलम। तो कौन सी रो में जाएंगे, i++ में। i की वैल्यू स्टार्टिंग पे 0 है। अब क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे इसकी i की पुरानी वैल्यू यूज़ की जाएगी। जहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन में जो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो जिनकी प्रायोरिटी भी सेम हो तो लेफ्ट टू राइट जो है उसको एवेलुएट किया जाता है। तो यहाँ पे अरे ऑफ आई यानी कि 0, यानी 0th रो, इस रो की बात की जा रही है। 0th रो में कौन सा कॉलम आ जाएगा, आई। अब जब ये आई की वैल्यू एवेलुएट हो चुकी है, अब इसके ऊपर इंक्रीमेंट भी हो चुका है। ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एवेलुएट करते हुए जब ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है तो अब आई की वैल्यू अपडेटेड यूज की जाएगी। तो आई की अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू अपडेटेड 0 की बजाय क्या हो जाएगी, 1 यूज की जाएगी। हमारे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। इट मीन्स के स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए। इसको एक दफा रन करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें 2 प्रिंट होता नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि हो सकता है सर ये 2 ये वाला प्रिंट कर रहा हो, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे अकॉर्डिंग ये 2 है, इसको फॉर एग्जांपल मैं 8 से रिप्लेस कर देता हूँ। इसको रन करता हूँ तो ये दरमियान से वैल्यू हमें 2 दिखा रहा है। इट मीन्स कि वो इसी 2 की बात कर रहा है, इस 2 की बात नहीं कर रहा था। इट मीन्स कि 0th रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसको वो डील कर रहा है, ये 2 बिल्कुल उसी तरीके कार से मौजूद है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड हाउ मेनी टाइम्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड द व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट। यहाँ पे एवेल्युएशन का जिक्र नहीं किया जा रहा कि व्हाइल लूप में जो इफ स्टेटमेंट है वो कितनी दफ़ा एवेल्युएट होगी, यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा होगी। तो ये मैंने एज इट इज टाइप करके रखा है टाइम बचाने के लिए। ज़रा आप यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आता है जी मेन फंक्शन इंट a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 14, ये इनकी इनिशियल वैल्यू है, आपने इनिशियलाइज कर दिया। वाइल लूप में जैसे आप मूव करते हैं कंडीशन लगी है वाइल a इज ग्रेटर देन 10। a की वैल्यू क्योंकि 12 थी तो यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू। यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करेगी, स्क्रीन के ऊपर w प्रिंट कर देगी। यहाँ पे मूव करेंगे इफ a इज डबल इक्वल टू 12, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है कि क्या a की वैल्यू b के बराबर है या नहीं। यहाँ पे क्योंकि कोई भी ब्लॉक यूज नहीं किया गया, यानी कि आपने डेलीमीटर्स ब्रैकेट्स लगा के नहीं बताया कि इसकी बॉडी क्या है, तो इस इफ स्टेटमेंट के बाद आने वाली नेक्स्ट लाइन इसकी बॉडी कंसीडर होगी। हमारे केस में ये b इज इक्वल टू b+1 होगी। अब होगा क्या, अगर a b के बराबर है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, वरना ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको एक दफ़ा रन करते हैं, इसकी आउटपुट आएगी क्या, तो देखिएगा इसकी आउटपुट है www, ये मूव करती जा रही है। अब है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 10 था, स्क्रीन के ऊपर w प्रिंट हो गया, कर्सर न्यू लाइन पे आ गया बैकस्लैश n एस्केप सीक्वेंस की वजह से।
यहाँ पे a b के बराबर नहीं था तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी b की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। इस लाइन पे आए a इज इक्वल टू b माइनस पैरेंथेसिस b माइनस a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 14 माइनस 14 माइनस 12, तो 14 माइनस 12 इज 12, 14 माइनस 2 इज 12, यानी a की वैल्यू अपडेट होने के बाद अगेन 12 ही रही, जो स्टार्टिंग पे 12 थी। b की वैल्यू पहले ही चेंज नहीं हो रही, वो 14 ही है, a की वैल्यू 12 ही रह रही है। इट मीन्स कि ये कभी भी लूप टर्मिनेट नहीं होगी, ये बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी और हमें स्क्रीन के ऊपर www जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट होता नजर आ रहेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी, क्वेश्चन है कि इफ स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे केस में कभी भी ए बी के बराबर नहीं आएगा, तो ये एक दफा भी एवेलुएट होने के बाद एग्जीक्यूट नहीं, यानी इसकी बॉडी एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, how many times the if statement inside the while loop will be executed? So the answer is 0, कि वो एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बताता है कि हमारे पास 3n+1 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें वो कहते हैं कि जी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो बताता है नंबर्स को, स्टार्टिंग में हमारे पास अगर एक नंबर लिया जाता है, अगर नंबर इवन होगा तो उसको 2 पे डिवाइड करें, ऑड होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें, इसलिए इसको 3n+1 प्रॉब्लम कहते हैं। यही प्रोसेस मूव करते जाएं और आप नेक्स्ट जो नंबर्स है वो जनरेट करते जाएंगे। नेक्स्ट पेयर्स की फॉर्म में इसको प्रिंट होना चाहिए, इनमें क्या कुछ जो बातें हैं वो डिस्कस करने वाली। इस पे टाइम बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पहले से बना के रखी है, जो कि आप यहाँ पे आपको ऊपर एक राइट कॉर्नर पे आई का बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको डिटेल से मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही वो वीडियो देख लें तो वापस से इस वीडियो पर रिज्यूम करिएगा। पार्ट बी है, पार्ट बी हमें बताता है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट द सी स्टेटमेंट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। तो आपने ये टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट है डिक्लेयर अ बिल्ट इन अरे ऑफ टाइप इंट कॉल्ड वैल्यूज with the 5 elements and initialize the elements with the even integers between 2 to 10. Assume the constant size has been defined as 5. तो पार्ट ए का आंसर क्या होगा, आप सिंपली यहाँ पे अपने आईडी पे मूव कर जाएं। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर पहले से लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर करनी है जिसका नाम होगा वैल्यूज, जो क्या करेगा 5 वैल्यूज को यूज करता है और 5 इंटीजर वैल्यूज 2 से 10 तक। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी इंटीजर टाइप की एक अरे हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा वैल्यूज। उसका साइज कितना हो जाएगा, साइज हमें यहाँ पे हमें पता है कि 5 है, लेकिन हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो क्या करता है, कांस्टेंट साइज यूज करता है जो कि डिफाइन है 5 से। तो यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे कांस्टेंट मैक्रो डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन, उसका नाम हो जाएगा साइज, और साइज कितना है 5। वापस आ जाते हैं हम, यहाँ पे वही मैक्रो यूज कर लेते हैं जी, डिफाइन साइज इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगी, ये एक अरे है जो कि 2 4 6 8 एंड 10, यानी 2 से लेकर 10 तक जो इवन इंटीजर्स हैं उसको सेव करती है। तो पार्ट 1 यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, यानी कि जो पार्ट ए है। पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं, कहते हैं जी declare a pointer vptr that points to the object of the typed unsigned integer। तो एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है जो कि पॉइंट करेगा अनसाइंड इंटीजर की वैल्यूज को। तो देखें हम वापस मूव करते हैं यहाँ पे आईडी पे, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे अनसाइंड अनसाइंड ही बोला उन्होंने, अच्छा जी बिल्ट इन अरे किधर गया, declare the pointer vptr points to the object of unsigned integer। unsigned, साइन का स्पेलिंग में गलत लिखा हूँ,
गया जी, SIGNED, अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर, और उसका नाम क्या होगा, VPTR। सो दैट्स इट। आप ये एक लाइन लिखेंगे तो ये पार्ट 2 भी जो इसका है वो सॉल्व हो गया, पार्ट बी। इसके बाद क्या होगा, पार्ट सी है, यूज अ फॉर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ बिल्ट इन अरे यूजिंग द अरे सबस्क्रिप्ट नोटेशन। तो अब आपने अरे की सबस्क्रिप्ट नोटेशन को यूज़ करके जो अरे के एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करते हैं, इंटीजर टाइप का एक लूप कंट्रोल वेरिएबल आई। फॉर लूप ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि हमारे पास अरेज में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। आई विल बी लेस देन 5 जो उसका साइज है, और उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। और हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नोटेशन को यूज़ करके प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ %d, पहली वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद कॉमा आ जाए, और उसके बाद क्या हो जाए, हम बात कर रहे हैं वैल्यूज़ अरे की, तो उसके ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो प्रिंट होती थी। इसको रन करते हैं तो 2, 4, 6, 8 एंड 10 उसने वैल्यूज़ उसको प्रिंट करवा दी। तो पार्ट 3 भी यानी पार्ट सी भी जो है इसका वो सॉल्व हो गया सबस्क्रिप्ट नोटेशंस के साथ। पार्ट डी हमें बताता है, राइट द 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स दैट असाइंस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द बिल्ट इन अरेज वैल्यूज टू द पॉइंटर VPTR। कहते हैं 2 स्टेटमेंट लिखें जो क्या करे, उसकी स्टार्टिंग एड्रेसेस की वैल्यू एक बिल्ट इन अरे वैल्यूज को असाइन कर दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2 स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। हम कुछ इस तरीके कार से लिखेंगे, हम VPTR को पहले यूज़ करें। अगर अरेज को बाय नेम एक्सेस किया जा सकता है, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं VPTR इज इक्वल टू वैल्यूज। तो वो क्या करेगा, इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस इसको दे देगा। या दूसरा तरीकाकार क्या है, दूसरा तरीकाकार ये है कि आप लिखें चले मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, VPTR इज इक्वल टू, अब क्योंकि हम 0th इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू यानी स्टार्टिंग इंडेक्स की बात करें तो आप कहते हैं जी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एम्परसेंड यूज़ करें वैल्यूज़, और किस वैल्यू की बात करें, 0th इंडेक्स पे मौजूद कंटेंट की। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सेव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं राइट 2 स्टेटमेंट्स दैट असाइंस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द बिल्ट इन अरेज वैल्यूज टू द पॉइंटर VPTR। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ई पोर्शन पे, यूज द फॉर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ बिल्ट इन अरे यूजिंग पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन। अब होगा क्या कि आप फॉर स्टेटमेंट को, फॉर लूप को यूज करें और डिस्प्ले करें एलिमेंट्स ऑफ अरे यूजिंग पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम जो भी फॉर लूप यूज करे थे उसी को यूज करेंगे। इसको मैं फिलहाल के लिए खत्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगेन हमारे पास ये है तो इसको रहने देते हैं। फॉर लूप चलेगी उसी तरीके कार से, इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। मैं कहता हूँ जी इंडेक्स जो हमारे पास है %d, उसके ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, इस %d। तो यहाँ पे अब 2 वैल्यूज प्रिंट होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट होंगी, यहाँ पे हम कहेंगे कि जी हमारे पास इंडेक्स आई जो है, यानी वो जो लूप कंट्रोल वेरिएबल इंक्रीमेंट होता जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर हमें VPTR जो पॉइंटर है प्लस इसके साथ ऑफसेट वैल्यू हमें उस लूप कंट्रोल वेरिएबल की देनी है, उसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या कहना है, उसका कंटेंट प्रिंट करवाना है। अगर हम सिर्फ VPTR प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका एड्रेस प्रिंट करवा देगा। तो कंटेंट प्रिंट करवाने के लिए स्टार्टिंग पे स्टार लगा देंगे, ये क्या करेगा, उसका कंटेंट प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इंडेक्स 0 पे 2 है, इसको बैकस्लैश n यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाए, बैकस्लैश n। ठीक है, इंडेक्स 0 पे 2 है, इंडेक्स 1 पे 4 है, इंडेक्स 2 पे 6 है और 10। तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है ई वाली कि ऑफसेट नोटेशन को यूज़ करके ये काम करें, तो हमने ऑफसेट नोटेशन को भी यूज़ कर लिया। पॉइंट नंबर एफ है, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू यूज द फॉर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द बिल्ट इन अरे वैल्यूज यूजिंग द पॉइंटर्स ऑफसेट नोटेशन
विद द बिल्ट इन अरेज नेम एज ए पॉइंटर। तो अरे का नाम एज ए पॉइंटर यूज़ करने से क्या मुराद है? अरे का नाम एज ए पॉइंटर यूज़ करने से मुराद बिल्कुल वही है जो हम पहले जिक्र कर रहे थे। यानी यहाँ पे मैं अब क्या करूँ, %d यूज़ करूँ और यहाँ पे अरे की सबस्क्रिप्टिंग वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ कर लूँ। यानी कि मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लूँ, अरे का नाम है वैल्यूज़ और ith इंडेक्स पे वैल्यू। तो इसका मतलब बिल्कुल वही है कि आप अरे को एज ए नेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर आ जाएगा हमारे पास जी वाला लास्ट पोर्शन। कहते हैं यूज़ अ फॉर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द बिल्ट इन अरे वैल्यूज़ फॉर द सबस्क्रिप्टिंग द पॉइंटर टू द बिल्ट इन अरे। अब आपने क्या करना है, फॉर स्टेटमेंट को यूज़ करना है बिल्ट इन अरे में वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन अब सबस्क्रिप्टिंग किसकी होगी? अरे की नहीं होगी, पॉइंटर की होगी। तो उसके लिए भी कोई इतना मसला नहीं है, आप पॉइंटर को सबस्क्रिप्टिंग वैल्यूज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एड्रेस बिल्कुल उसी अरे का है जिसको वो पॉइंट कर रहा है, जिसके मेमोरी एड्रेस को। तो क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यूज़ के बजाय क्या आ जाएगा, VPTR का, जो कि पॉइंटर है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक एक लाइन लिखते ही आपके जो आंसर्स हैं वो सॉल्व होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमें बताता है पार्ट सी, राइट अप सी प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फॉलोइंग पैटर्न ऑन द स्क्रीन। और आपको नेस्टेड लूप्स यूज़ करनी है। अगर नेस्टेड लूप नहीं यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में को बंदा चालाक बनता है, कहता है जी मैं तो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में स्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा तो ये प्रिंट करवा सकता हूँ, तो आपको 0 अवार्ड किया जाएगा। उसके लिए आपको लाजमी है कि नेस्टेड लूप यूज़ करनी पड़े। मैं इसकी एक दफ़ा आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो हमारे केस में यहाँ पे ये एक पैटर्न है, इसको मैं रन करता हूँ। हमारे पास ये बिल्कुल वही आउटपुट आ रही है जो रिक्वायर है नेस्टेड लूप्स को यूज़ करके। हाँ, इसकी डिटेल वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ टाइम बचाने के लिए। तो हमारे पास ये पैटर्न कैसे प्रिंट होता है, कितनी नंबर ऑफ़ लूप्स चाहिए होंगी, कितनी नंबर ऑफ़ इटरेशंस पे रन करेगी, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसे ये पैटर्न प्रिंट करवाना है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही आसान से अल्फाज में मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी है। आपको ऊपर जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये था हमारे पास 2022 का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का CC 112 का पास पेपर। होपफुली आपको ये जो 2022 का पास पेपर है ये अब मुश्किल नहीं लग रहा होगा। स्टिल अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कोई किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।